बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो में जो है हम जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में आपको पता है कि ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से बनता है और पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो बेसिकली आपके थायरॉयड के बैक साइड पे 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब पैराथायरॉयड की डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ख़ासतौर पर ENT के एग्ज़ाम में। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ थायराइड के ग्लैंड के बारे में पूछा जाने वाला सवाल कि सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो होते हैं वो किससे ड्राइव होते हैं, वो आपके डोर्सल विंग ऑफ 4th फेरेंजियल पाउच से डेवलप होते हैं, ठीक है। सुपीरियर 4th फेरेंजियल पाउच से डेवलप होते हैं, जबकि इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं वो 3rd फेरेंजियल पाउच से डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि सुपीरियर पैराथायरॉयड 4th फेरेंजियल पाउच से डेवलप होते हैं, जबकि इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं वो 3rd फेरेंजियल पाउच से डेवलप होते हैं। ये इसकी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉमन पूछा जाने वाला सवाल है, ख़ासतौर पे ENT के एग्ज़ाम में बहुत कॉमन पूछा जाने वाला सवाल है। अब हम डिस्कस करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के सोर्स को कि ये चीफ सेल्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज़ होता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये बॉडी में सीरम कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है और सीरम फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज़ करता है, यानी कि कैल्शियम को बढ़ाता है, फॉस्फोरस को कम करता है। अब आपको पता है कि ये दोनों कैल्शियम और फॉस्फोरस ये दोनों मेजर इलेक्ट्रोलाइट हैं जो हमारी बोन्स को के अंदर पाए जाते हैं और बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो हमारे पास जो है पैराथायरॉयड का जो है वो बहुत मेजर रोल है बोन को स्ट्रॉन्ग करने में भी और बोन्स को डीमिनरलाइज करने में भी, ठीक है। तो देयर आर 2 डिफरेंट रोल ऑफ द पैराथायरॉयड। इट हेल्प इन इन्वॉल्विंग ऑफ द बोथ बोन रिमॉडलिंग एंड बोन डी रिमॉडलिंग, दोनों में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये करता क्या है कि जब भी इसका यानी कि इसका स्टिमुलस क्या है, जब भी बॉडी में सीरम कैल्शियम लेवल कम होता है तो आपका पैराथायरमोन जो होता है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये पैराथायरमोन क्या करता है, ये जाके बोन्स को ब्रेक करके बोन्स की रिजॉर्प्शन कराता है, बोन्स को डीमिनरलाइज करके उसमें से कैल्शियम को और फॉस्फोरस को रिलीज़ आउट कराता है। नंबर 1, पहले इसने बोन से कैल्शियम निकाली। दूसरा, ये कैल्शियम को कैसे बढ़ाता है? इट इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से भी जो है वो आपकी रीअब्जॉर्प्शन करा देता है कैल्शियम की। इसके अलावा फिर ये क्या करता है कि ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करा देता है फ्रॉम द गट, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से भी जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है कैल्शियम की। देन इसके अलावा और क्या ये करता है कि ये फॉस्फेट की सिक्रीशन कराता है, फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है और ये क्या करता है, ये विटामिन D3 को इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कराता है, ठीक है। और ये हमारे पास अल्फ़ा 1 हाइड्रोक्सिलेज की मदद से विटामिन D को इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये सारे इसके मेजर फंक्शंस हैं। अच्छा जी, तो आप सबको पता है कि आपका पैराथायरमोन जो होता है वो कैल्शियम का एक मेजर हार्मोन है जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को जो है वो आपकी बॉडी में मेंटेन रखता है। तो बेसिकली पैराथायरमोन के ऊपर जो लिखा हुआ है आपके फर्स्ट स्टेज में वो बहुत ही कम है और MCQs इससे ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए मैं BRS फिजियोलॉजी से आपको पैराथायरमोन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करा रही हूँ। तो आपने ये बात याद रखनी है कि 40% ऑफ योर टोटल कैल्शियम इन द ब्लड इज़ बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि आपका जो कैल्शियम होता है वो ज़्यादातर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड रहता है। 60% ऑफ द टोटल कैल्शियम इन द ब्लड इज नॉट बाउंड टू प्रोटीन एज इट इज अनफिल्ट्रेबल। अनफिल्ट्रेबल कैल्शियम इंक्लूड्स calcium ions that is complex to anion such as phosphate and the free ionized calcium, ठीक है। तो आपकी बॉडी में जो ज़्यादातर कैल्शियम होता है या तो वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है या फिर वो फॉस्फेट के साथ बाइंड करता है, ठीक है, या फिर वो किसी और कैटाइन या एनाइन से बाइंड करेगा, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटाइन है, ये किसी ना किसी एनाइन के साथ बाइंड करेगा। तो इसकी आयोनाइज फॉर्म भी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी कितनी फॉर्म्स हो गई? एक इसकी 40% जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म है, 60% इसकी अनफिल्टर्ड फॉर्म है और इसके बाद इसकी फ्री आयनाइज्ड कैल्शियम फॉर्म भी होती है विच इज़ बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म। सो सीरम कैल्शियम इज डिटरमाइंड बाय द इंटरप्ले ऑफ द इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन एंड रीनल एक्सक्रीशन एंड बोन रिमॉडलिंग। ये सारी चीज़ें ये फजूल की चीज़ें हैं, ठीक है। बेसिकली आपको याद रखनी है द फॉर्म्स ऑफ द कैल्शियम, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बातें याद रखनी है? फॉर्म्स ऑफ द कैल्शियम, कि आपके पास कैल्शियम किन किन फॉर्म्स में बॉडी में प्रेजेंट होता है।
तो आपने ये बात याद रखनी है कि 40% जो होता है आपका कैल्शियम वो एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड करके रहता है, और 50 to 60% जो होता है वो आयनाइज या फ्री फॉर्म ऑफ कैल्शियम होता है विच इज़ एन एक्टिव फॉर्म। और इसके अलावा आपका जो होता है वो कुछ फॉर्म जो होती है वो अदर एनाइंस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में बॉडी के अंदर मौजूद होती है। सो दीज आर द वेरियस फॉर्म ऑफ द कैल्शियम। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म ऑफ द कैल्शियम? आयनाइज फॉर्म, बाउंड टू एल्ब्यूमिन फॉर्म, बॉन्ड टू एनाइन फॉर्म। तो कैल्शियम की वेरियस फॉर्म के बारे में क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जिसमें एल्ब्यूमिन, बाउंड टू एल्ब्यूमिन वाला क्वेश्चन आता है कि आपका जो है वो 40% कैल्शियम एल्ब्यूमिन से होता है, और एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? आयनाइज या फ्री कैल्शियम। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपके पास आता है पॉजिटिव कैल्शियम बैलेंस एंड नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस। पॉजिटिव का मतलब है बॉडी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, तो जब हमारे पास कैल्शियम की इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है तो बॉडी में कैल्शियम इंक्रीज़ हो जाता है। और बॉडी में कैल्शियम किस कंडीशन में इंक्रीज़ होना ज़रूरी है? ग्रोइंग बोन्स में। ग्रोइंग बोन्स में कैल्शियम की मिकदार बॉडी में ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी बच्चों के अंदर पॉजिटिव कैल्शियम बैलेंस होता है, ठीक है। ग्रोइंग चिल्ड्रंस के अंदर पॉजिटिव कैल्शियम बैलेंस होता है। नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस किस में होता है? जब कैल्शियम बॉडी से ज़्यादा लॉस्ट होता है। कौन सी कंडीशन है जिसमें कैल्शियम बॉडी से ज़्यादा लॉस्ट होता है? एक तो ये जो है वो वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, इसके अलावा ओल्ड एज वुमेन में जब बोन्स बहुत ज़्यादा ब्रेकेबल होती हैं, ठीक है। तो इन कंडीशंस में जो है वो नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि पॉजिटिव कैल्शियम बैलेंस जो होता है वो ग्रोइंग चिल्ड्रंस में होता है, नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में होता है। BRS ऐड करने का मकसद ही यही है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपके फर्स्ट एड में नहीं लिखी हुई वो सर्टेन टाइम आपके एग्जाम में आ जाती हैं, और फिर आप परेशान हो जाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी टू द पॉइंट चीज़ें आपके BRS में लिखी हुई हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो आपको ये याद रखनी है कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो आपका मेजर कैल्शियम रेगुलेटर हार्मोन है, जो कि कहाँ पे से सिंथेसाइज होता है, कहाँ से सिक्रीट होता है? चीफ सेल्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड से। क्यों सिक्रीट होता है? जब बॉडी में कैल्शियम कम होता है तो वो स्टिमुलस देता है पैराथायरॉयड ग्लैंड को टू रिलीज द पैराथ हार्मोन। तो पैराथ हार्मोन जो होता है वो बेसिकली कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर के तौर पर के रिसेप्टर्स के तहत काम करता है। जब बॉडी में कैल्शियम कम होता है तो पैराथ हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाता है, जब बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा होता है तो पैराथ हार्मोन इनहिबिट हो जाता है। तो इन्वर्स रिलेशन है बेसिकली पैराथ हार्मोन का और कैल्शियम का। कैल्शियम कम, पैराथ हार्मोन ज़्यादा, कैल्शियम ज़्यादा, पैराथ हार्मोन कम, ठीक है। तो ये एक मेजर रिलेशन है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम ये दोनों भी पैराथ हार्मोन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो अगर मैग्नीशियम भी बॉडी में कम होगा सर्टेन लिमिट तक, मैग्नीशियम बेसिकली जो होता है वो 2 to 4 होता है, लेकिन तो अगर स्लाइट डेफिशिएंसी होगी मैग्नीशियम की तो ये भी पैराथ हार्मोन को स्टिमुलेट करेगी। लेकिन अगर वेरी सीवियर डेफिशिएंसी होती है, बिलो 1 हो जाता है मैग्नीशियम, तो ये सीवियर डेफिशिएंसी होती है। तो सीवियर डेफिशिएंसी बेसिकली पैराथ हार्मोन को इनहिबिट करती है, और फिर हमारे पास जो है वो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म या हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। तो बेसिकली आपने ये याद रखना है कि सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया कैन लीड्स टू सीवियर हाइपोकैल्सीमिया। एग्जाम क्वेश्चन आपके इस तरह आता है कि सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया कैन लीड्स टू सीवियर हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। देन आपका सेकंड मैसेंजर सिस्टम है पैराथ हार्मोन का, दैट इज योर साइक्लिक AMP, ठीक है। साइक्लिक AMP इज योर सेकंड मैसेंजर फॉर दी पैराथ हार्मोन। तो क्या क्या MCQs हमने इस छोटे से पैराग्राफ में पढ़े कि पहले तो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? चीफ सेल्स ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है। कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स के तहत काम करता है। डिक्रीज सीरम कैल्शियम, इंक्रीज फॉस्फोरस, इंक्रीज पैराथ हार्मोन, और इंक्रीज कैल्शियम, डिक्रीज पैराथ हार्मोन। इसके अलावा माइल्ड डिक्रीज मैग्नीशियम कैन इंक्रीज द पैराथ हार्मोन, एंड सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया कैन लीड्स टू सीवियर हाइपोकैल्सीमिया बिकॉज सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया कैन कॉज हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ये स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जाम में आती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ज़्यादा जोर देकर बता रही हूँ कि बात आपको पता होनी चाहिए कि सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया कैन कॉज सीवियर हाइपोकैल्सीमिया बिकॉज ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ओके। सेकेंड मैसेंजर सिस्टम है साइक्लिक AMP। देन आपके पैराथ हार्मोन के एक्शंस हैं। तो पैराथ हार्मोन के एक्शंस मैंने आपको पहले भी बता दिए कि ये हमारे पास क्या करता है? सीरम कैल्शियम को इंक्रीज़ कराता है। किस किस तरीके से इंक्रीज़ कराता है? सबसे पहले ये बोन डीमिनरलाइजेशन या बोन रिजॉर्प्शन कराता है। तो पैराथ हार्मोन बेसिकली आपके बोन्स के ऊपर एक्ट करता है और बोन्स की डीमिनरलाइजेशन कराता है, और बोन्स से कैल्शियम्स को रिमूव करवा के आयनाइज फॉर्म ऑफ कैल्शियम को बॉडी में बढ़ा देता है। सो रिजर्प्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज रिफ्लेक्टेड टू इंक्रीज हाइड्रोक्सी
क्लोरीन एक्सक्रीशन, यानी कि ये हमारे पास जो है वो कैल्शियम की एक्सक्रीशन को कैल्शियम की उसको बढ़ा देता है, लेवल को बॉडी में बढ़ा देता है, ठीक है। दूसरा, पैराथार्मोन इनहिबिट द रीनल फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन, और ये फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं कराता, फॉस्फेट की सिक्रीशंस कराता है, फॉस्फेट को बॉडी से बाहर निकालता है। तो क्या होता है, फॉस्फेटिक यूरिया इफेक्ट देता है। सो यहाँ पे इसके 2 मेजर फंक्शन आपने पढ़े कि ये हमारे पास जो है वो बोन में डीमिनरलाइजेशन करा के कैल्शियम को के लेवल को बॉडी में बढ़ाता है। दूसरा, ये फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इनहिबिट करता है, ठीक है। अच्छा, अब जब हमारे पास जो है बोन्स डीमिनरलाइज होती हैं तो इसमें से सिर्फ कैल्शियम रिलीज़ नहीं होता, बल्कि हाइड्रोक्सीप्रोलीन नाम का एक जो है वो कोलेजन लाइक कंपाउंड है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो हमारे पास पैराथार्मोन हाइड्रोक्सीप्रोलीन को भी इंक्रीज़ कराता है और इसकी फर्दर एक्सक्रीशन भी इंक्रीज़ होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है कि हाइड्रोक्सीप्रोलीन कहाँ से आता है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स किससे रिलीज आउट होता है, और कौन करवाता है हाइड्रोक्सीप्रोलीन की एक्सक्रीशन, पैराथार्मोन कराता है। अच्छा जी, ये सी और डी वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एकदम से मेरे माइंड में याद आया कि मेरे एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन था, तो मैंने इसीलिए BRS फॉरन से खोल ली, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक हमारे पास डायरेक्ट रीअब्जॉर्प्शन होती है कैल्शियम की और दूसरी हमारे पास इनडायरेक्ट रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब पैराथार्मोन इंक्रीजेज द रीनल कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल विच ऑल्सो इंक्रीज द सीरम कैल्शियम। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि पैराथार्मोन का किडनीज से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करके बॉडी में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना इज कॉल्ड द डायरेक्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। देन दूसरा पॉइंट डी पे क्या लिखा हुआ है कि पैराथार्मोन इंक्रीज द इंटेस्टिनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इनडायरेक्टली बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ 125 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल इन द किडनी, यानी कि कैल्शियम जो है वो इंटेस्टीन से इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी। तो पहले आपने याद रखना है कि इसकी डायरेक्ट रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है, इन द किडनी बाय प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसकी इनडायरेक्ट रीअब्जॉर्प्शन किस में होती है, इंटेस्टीन्स में होती है बाय द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डायरेक्ट रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है कैल्शियम की और इनडायरेक्ट रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है। अब हम डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द पैराथार्मोन। तो सबसे पहले आपका प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, इट इज़ मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय पैराथायरॉयड एडिनोमा। पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि प्राइमरी का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम विद इन द ग्लैंड, प्रॉब्लम विद इन द ग्लैंड। सो whenever there is a primary hyperparathyroidism, इसका मतलब मसला ग्लैंड के अंदर है। तो ग्लैंड के अंदर पैराथार्मोन ज़्यादा क्यों रिलीज हो रहा है, बिकॉज देयर इज़ अ हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी ऑफ द ग्लैंड विच रिलीज द एक्सेस अमाउंट ऑफ पैराथार्मोन। सही है, तो क्या होगा, पैराथायरॉयड एडिनोमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। दिस इज एन high yield MCQ for your exam कि what is the most common cause of the primary hyperparathyroidism, it is parathyroid एडिनोमा। अब क्या होता है कि प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो गया, यानी पैराथार्मोन का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो गया, पैराथार्मोन ने जाके बोन्स के ऊपर एक्ट किया, बोन्स को डीमिनरलाइज कर किया, बॉडी में कैल्शियम को बढ़ा दिया, फिर इसने क्या किया, फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करा दी, बॉडी से फॉस्फेट को निकाल दिया, सीरम फॉस्फेट लेवल कम हो गया, यूरिन में फॉस्फेट को बढ़ा दिया, क्योंकि एक्सक्रीट होकर फॉस्फेट कहाँ से निकल रहा है, यूरिन में निकल रहा है, तो यूरिन में फॉस्फेट रिलीज आउट हो रहा है, दिस इज यूरिन का फॉस्फेट यूरिया हो गया। देन कैल्शियम की यूरिनरी एक्सक्रीशन भी बढ़ जाती है बिकॉज कैल्शियम का फिल्ट्रेशन लोड बढ़ जाता है। देन इसके अलावा क्या होता है कि साइक्लिक AMP जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होना शुरू होते हैं, स्टिमुलेट होना शुरू होते हैं हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में, तो इनकी भी यूरिनरी एक्सक्रीशन बढ़ जाती है और बोन्स आपकी कैसी हो जाती हैं, डीमिनरलाइज हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं, तो बोन डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है और बोन्स की रिजॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाती है। सो दीज आर द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द पैराथायरॉयड एडिनोमा। पैराथायरॉयड एडिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। देन है हमारे पास ह्यूमोरल हाइपरकैल्सीमिया ऑफ द मैलिग्नेंसी। अच्छा, समटाइम्स ऐसे ट्यूमर भी होते हैं जो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, इनको हम कहते हैं हार्मोनल ट्यूमर्स या एंडोक्राइन ट्यूमर्स। तो इसमें एक बहुत कॉमन ट्यूमर है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, और एक और कॉमन ट्यूमर है ब्रेस्ट का। ये क्या करते हैं कि ये पैराथ हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, या ACTH को रिलीज़ करता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग ACTH को भी रिलीज़ करता है और पैराथ हार्मोन को भी रिलीज़ करता है। तो क्या होता है, पैराथ हार्मोन ट्यूमर की वजह से बॉडी में ज़्यादा हो जाता है और फिर ये क्या करता है, अपने पुराने काम
करता है, यानी कि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और जो है डिक्रीज़ करता है फॉस्फेट को बॉडी में, और यूरिन फॉस्फेट यूरिया कराता है, यूरिन में फॉस्फेट बढ़ाता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि सीरम पैराथायरॉयड लेवल जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं या कम होते हैं, बिकॉज उसकी जो है वो फीडबैक इनहिबिशन हो रही होती है। लेकिन जो होता है पैराथार्मोन जो होता है वो इक्टोपिक या पैराथार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड्स जो होते हैं वो कुछ ट्यूमर्स से रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो यू नीड टू रिमेंबर कि हमारे पास मैलिग्नेंसी का जो हाइपरकैल्सीमिया होता है वो बेसिकली किस वजह से होता है, पैराथायरॉयड रिलेटेड पेप्टाइड्स की वजह से होता है, विच एक्ट लाइक अ पैराथार्मोन, और वो क्या करते हैं कि बॉडी में पैराथार्मोन के एक्शन परफॉर्म करते हैं। इस कंडीशन में हमारे सीरम का पैराथार्मोन लेवल जो होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एटीड्यूरानेट और प्रेमिड्यूरानेट यानी कि और फ्यूरोसमाइड, इस तरह की ड्रग्स को यूज़ करते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हाइपरकैल्सीमिया रिलेटेड टू मैलिग्नेंसी इज़ वेरी कॉमन। अक्सर क्वेश्चन आता है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का, तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का भी मोस्ट कॉमन फीचर क्या होता है, हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, बिकॉज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में क्या होता है कि आपकी मैलिग्नेंसीज जो होती हैं वो कुछ ऐसे फ्रेगमेंट रिलीज़ कर रही होती हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे ये जो होता है ना पोस्ट कीमोथेरेपी नज़र आता है कि जो है उसमें पैराथार्मोन जो होता है फिर वो एक्सेस में हो जाता है। तो मैंने पैथोलॉजी से रिलेटेड आपको दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताएं, एक के प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो होता है वो पैराथायरॉयड एडिनोमा की वजह से होता है, और दूसरा मैंने आपको बताया मैलिग्नेंसी से रिलेटेड कि मैलिग्नेंसी में जो होता है पैराथायरॉयड रिलेटेड पेप्टाइड्स रिलीज़ होते हैं जो कि क्या करवाते हैं, एक्सेस रिलीज़ ऑफ पैराथार्मोन कराते हैं और हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी कराते हैं। तो हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी इज़ ऑल्सो ड्यू टू पैराथार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। इसमें सीरम पैराथार्मोन नॉर्मल होता है लेकिन बॉडी में कैल्शियम एक्सेस में होता है। इसी से आप याद रखेंगे कि एक और सिंड्रोम होता है विच इज़ कॉल्ड ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, उसका भी क्लासिक फीचर है हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया इज़ द फीचर ऑफ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। तो मैंने 3 MCQs आपको पैथोलॉजी के इस BRS फिजियो से बताए हैं। यू नीड टू रिमेंबर ऑल 3 MCQs। देन कंडीशन है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का मतलब है कि पैराथायरॉयड जो है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा कम है। दो कंडीशन होती हैं, या तो थायराइड सर्जरी की वजह से, मोस्ट ऑफ द टाइम थायराइड सर्जरी में जो है वो पेशेंट का पैराथायरॉयड उड़ जाता है, और पेशेंट फिर प्रेजेंट कैसे करता है, पता कैसे चलता है, जब पेशेंट टेटनी के साथ प्रेजेंट करता है, यानी टेटनस लाइक स्टेट हो जाती है, जॉ लॉक हो जाता है, बॉडी में स्पैज़म होने लग जाते हैं, तो और सीरम कैल्शियम लेवल ज़रूरत से ज़्यादा लो हो जाता है, हिस्ट्री ऑफ थायराइड सर्जरी होती है, तो हमें पता चलता है कि ड्यूरिंग द थायराइड सर्जरी पैराथायरॉयड को सर्जन ने उड़ा दिया। ठीक है, या फिर वो उड़ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जानबूझ के तो नहीं हुआ होगा ना। तो ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो है वो थायराइड सर्जरी या फिर कंजेनिटल होता है। यू नीड टू रिमेंबर। केस सिनेरियो आपके एग्जाम में अक्सर आता है, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला सवाल है कि एक पेशेंट की थायराइड सर्जरी हुई थी और अब वो थायराइड सर्जरी के बाद जो है वो स्पैज़म्स के साथ, कॉन्स्टिपेशंस के साथ आया है। कॉन्स्टिपेशन इज़ द क्लासिक फीचर ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। यू नीड टू रिमेंबर द पॉइंट। एक कॉन्स्टिपेशन जो होती है मोस्ट कॉमन एंड क्लासिक फीचर ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। तो आपको सवाल किस तरह आता है एग्जाम में कि एक पेशेंट की जो है वो एक हफ़्ता पहले थायराइड सर्जरी हुई थी, अब वो आपके पास सीवियर कॉन्स्टिपेशन, स्पैज़म और इन सारी चीज़ों के साथ आ रहा है। ठीक है, तो उसमें डायग्नोसिस क्या होगा, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म ड्यू टू सर्जरी। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म? पहले के पैराथार्मोन कम है तो बॉडी में कैल्शियम कम होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, और फिर क्या होगा, फॉस्फोरस एक्सेस में हो जाएगा, हाइपर फॉस्फेटीमिया हो जाएगा, और यूरिन में फॉस्फेट की एक्सक्रीशन कम हो जाएगी, तो डिक्रीज फॉस्फेट यूरिन एक्सक्रीशन। अब कंडीशन आती है सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, जिसको हम बोलते हैं टाइप 1A अल्ब्राइट हेरिडिटरी ओस्टियोडिस्ट्रोफी। तो बेसिकली जो सिनेरियो आता है ना आपके एग्जाम में वो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का आता है। तो जी सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि बॉडी में पैराथार्मोन तो पूरा निकल रहा है, सही है, ठीक है, लेकिन पैराथार्मोन को एक्ट कहाँ पे करना था, किडनीज पे जाके करना था, ताकि किडनीज से जो है वो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कर सके और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन कर सके। तो क्या होता है कि डिफेक्टिव जी प्रोटीन रिसेप्टर्स जो होते हैं किडनीज और बोन्स के वो ख़राब होते हैं,
तो एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस टू द पैराथायरॉयड हार्मोन होती है, यानी कि पैराथार्मोन हार्मोन का जो है वो लेवल बॉडी में इंक्रीज होता है, लेकिन वो उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो नहीं होते, इसलिए बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटीमिया होता है. सो यू नीड टू रिमेंबर द पॉइंट अबाउट द सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. कि सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म टाइप ए, इसे हम कहते हैं टाइप ए. इसमें क्या होता है, रिसेप्टर डिफेक्ट होते हैं. रिसेप्टर डिफेक्ट होते हैं जीएस प्रोटीन के, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस हो जाती है किडनीज और बोन्स के अंदर. पैराथार्मोन का लेवल बॉडी में इंक्रीज है, बट पैराथार्मोन अपने फंक्शंस सही से नहीं कर रहा, जिसकी वजह से बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है और हाइपरफॉस्फेटीमिया हो जाता है. इस कंडीशन का दूसरा नाम है अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी. ठीक है, इसमें क्या होता है, शॉर्ट एंड फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट होता है, शॉर्ट स्टेचर होता है, ओबेसिटी होती है, डेवलपमेंटल डिलेज आते हैं और डिफेक्ट मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम मदर ड्यू टू इम्प्रिंटिंग. ठीक है, तो मैं अब आपको यहाँ पे फर्स्ट एड के पॉइंट भी अभी साथ साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की टाइप्स दोनों समझ में आ जाएं. सो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, पहले हाइपोपैराथायरॉयडिज्म मैंने आपको बता दिया कि जब पैराथार्मोन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है और तो हमारे पास क्या होता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है. ये मल्टीपल कंडीशन की वजह से होता है. मोस्ट कॉमन कॉज इज सर्जरी, इसके अलावा रिड्यूस ब्लड सप्लाई, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन, डाइजॉर्ज सिंड्रोम, ये सारी वो कंडीशन होती हैं जिसमें हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है. और जब भी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होगा तो बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया होगा, बिकॉज पैराथार्मोन नहीं है तो बॉडी में कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, कैल्शियम का लेवल कम होगा. पेशेंट हमेशा टेटनी के साथ या कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करेगा और इसमें हाइपरफॉस्फेटीमिया होता है. अब इसमें दो तरह के साइन होते हैं, एक होता है शोवेस्टिक साइन और दूसरा होता है ट्रेसॉस साइन. तो शोवेस्टिक साइन में क्या होता है, टैपिंग ऑफ द फेशियल नर्व कॉजिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फेशियल मसल्स, यानी कि अगर आप फेशियल नर्व के रीजन्स पर टैप करेंगे तो फेशियल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी. दिस इज कॉल्ड शोवेस्टिक साइन. दूसरा आता है ट्रेसॉस साइन. इसमें क्या होता है, ऑक्लूजन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी विद द बीपी कफ. इसमें जब आप बीपी चेक करते हो ना तो कार्पल स्पैज़म आ जाता है. दिस इज कॉल्ड द ट्रेसॉस साइन. दीज आर द क्लासिकल फीचर ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया रिलेटेड टू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. फिर आता है आपके पास सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म टाइप ए, जो कि मैंने आपको बता दिया, हेरिडिटरी अल्ब्राइट ऑस्टियोडिस्ट्रोफी मैं आपको बता चुकी हूँ. ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि एंड ऑर्गन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके ख़राब होते हैं. यानी पैराथार्मोन जो होता है वो बिल्कुल ठीक अपनी जगह से निकल रहा है, लेकिन वो अपने रिसेप्टर्स के ऊपर जो है वो काम सही से नहीं कर रहा. तो जब वो रिसेप्टर्स के ऊपर काम नहीं कर रहा तो बॉडी में क्या होगा कि कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटीमिया हो जाएगा. अब इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं हेरिडिटरी अल्ब्राइट डिस्ट्रोफी. ठीक है, या अल्ब्राइट हेरिडिटरी डिस्ट्रोफी. तो इसमें क्या है, डिस्ट्रोफी होती है, यानी कि ऑस्टियोडिस्ट्रोफी होती है, यानी कि बोन्स की जो है वो इसमें ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बोन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. तो इसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, शॉर्ट स्टेचर, ओबेसिटी, डेवलपमेंटल डिले. तो आपने बस ये बात याद रखना है कि हेरिडिटरी अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी इज अ सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म दैट कैन बी प्रेजेंट विद द शॉर्ट स्टेचर. क्योंकि ये हमारे पास जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये आपको बच्चों में ही नज़र आ जाएगा. बच्चे शॉर्ट स्टेचर ओबेसिटी के साथ प्रेजेंट करेंगे. यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस. तो फर्स्ट एड का टॉपिक भी यहीं पे साथ साथ कवर हो गया. अब हम डिस्कस करते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर को. अच्छा जी, अब डिस्कस करेंगे हम क्रॉनिक रीनल फेलियर को. क्रॉनिक रीनल फेलियर में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपका किडनी डैमेज है. ठीक है, पहली चीज़ क्या है, किडनी डैमेज है. किडनी के अंदर सलाहियत ही नहीं है कि वो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कराए. ठीक है, दूसरा किडनी क्या है, फॉस्फेट की एक्सक्रीशन नहीं करा रहा. तो किडनी डैमेज या क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट में भी कैल्शियम कम, फॉस्फेट हाई होता है. तो इसको मेंटेन रखने के लिए या बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए क्या होता है कि पैराथार्मोन एक्सेस में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है. बिकॉज पैराथार्मोन का तो स्टिमुलस ही है कि बॉडी में कैल्शियम कम है, तो बॉडी में कैल्शियम कम है, पैराथार्मोन को सिग्नल मिले हाइपोथैलेमस से, भाई निकालो पैराथार्मोन, तो पैराथार्मोन एक्सेस में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है. तो इसमें क्या हो जाता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है. तो क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स को भी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, बट दिस हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इज सेकेंडरी. वाई? बिकॉज ग्लैंड इज टोटली इंटैक्ट. योर पैराथायरॉयड ग्लैंड इज टोटली फंक्शनल इंटैक्ट, बट द प्रॉब्लम लाइज विद इन द किडनी. यानी कि
द ऑर्गन विच हैज़ टू रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन इज डैमेज, सो दिस इज सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। एग्जाम का क्वेश्चन क्या आएगा, क्रॉनिक रीनल फेलियर में कौन सी जो है वो पैथोफिजियोलॉजी होती है, तो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट में। और इसके अलावा एक और बात आपने याद रखनी है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट में विटामिन डी भी सिंथेसाइज नहीं होता है। तो विटामिन डी भी सिंथेसाइज नहीं होता तो हमारे पास आयनाइज कैल्शियम भी बॉडी में डिक्रीज़ होता है, तो दोनों तरीके से जो है वो बॉडी में सीवियर हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है और पैराथार्मोन बहुत एक्सेस में हो जाता है। तो इसके नतीजे में क्या होता है, पैराथार्मोन बहुत एक्सेस में हो गया, पैराथार्मोन ने जाकर बोन पर एक्ट किया, बोन्स ने डीमिनरलाइज हो के अपना सारा कैल्शियम निकाल के सीरम को दे दिया, लेकिन सीरम जो है वो प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर पा रहा बिकॉज किडनी से उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। तो बोन्स की डीमिनरलाइजेशन ड्यू टू सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इस कंडीशन को हम कहते हैं रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, यानी कि किडनीज खराब होने की वजह से सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हुआ और दिस सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के नतीजे में बोन्स की रिजॉर्प्शन हुई, बोन डीमिनरलाइज हुई और पेशेंट को ऑस्टियोमलेशिया हो गया। द टोटल इस दिस कंडीशन इज कॉल्ड रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। सो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी का, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी इज ड्यू टू सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, देन आपका आता है फैमिलियल हाइपोकैल्सीयूरिया हाइपरकैलीमिया। ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया। तो बेसिकली इसमें क्या है कि यूरिन में कैल्शियम कम है और बॉडी में कैल्शियम सबसे ज़्यादा है। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है विद डिक्रीज यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन एंड इंक्रीज सीरम कैल्शियम caused by the inactivating mutation of calcium sensing receptor that release parathormone receptor secretion। तो इसमें एक्सेस ऑफ पैराथार्मोन की वजह से फैमिलियल हाइपोकैल्सीयूरिया और हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है। सो एट दी एंड मैंने सारे जो हैं क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन जो हैं वो एक जगह समराइज़ कर दिए हैं। आई होप कि आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तकरीबन हर एक चीज़ जो है वो मैंने डिस्कस कर दी है, आपको समझा दी है। आई होप कि अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो फ्रॉम दी BRS फिजियोलॉजी, क्योंकि थोड़ा सा ये पढ़ने में ड्राई बुक है लेकिन इसमें बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त बातें लिखी हुई हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिखी हुई हैं, तो मैंने इसको आपके लिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो होता है वो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है। इसको मैं ऑलमोस्ट पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, पैराथायरॉयड एडिनोमा। इसमें क्या होता है, कैल्शियम बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है, साइक्लिक AMP की एक्टिविटी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पैराथार्मोन का लेवल अगर बॉडी में बहुत एक्सेस में होगा तो बोन्स बहुत ज़्यादा ब्रेक होंगी। तो इसमें एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, यानी कि सिस्टिक बोन स्पेस फिल्ड होती है बाय दी फाइब्रस टिश्यूज़, यानी कि आपके पैराथार्मोन्स ने बोन्स को इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिया है कि उसमें सिस्टिक स्पेसेस बन गई हैं जो कि बाद में फाइब्रस टिश्यूज़ से फिल हो जाती हैं। तो इसको ब्राउन ट्यूमर ऑफ बोन भी कहा जाता है या जो है वो ओस्टियोसाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका भी कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, ओस्टियोक्लास्ट और जो है हीमोसिब्रिन और हेमरेजेस वगैरह के डिपॉजिट्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपका कैल्शियम जो होता है वो बॉडी में एक्सेस हो जाता है ड्यू टू एक्सेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो जब कैल्शियम बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये करवाता है किडनी स्टोन्स। ठीक है, ये क्या करवाता है, किडनी स्टोन्स। तो एक आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि आपकी बोन्स जो होती हैं वो पोरस हो जाती हैं, उसमें सिस्टिक स्पेसेस आ जाती हैं बिकॉज ऑफ दी इंक्रीज बोन डीमिनरलाइजेशन। दूसरा आपने याद रखना है कि कैल्शियम बॉडी में बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है तो वो किडनी स्टोन्स करवाता है और एक्यूट पैंक्रेटाइटिस भी कराता है, जिसकी वजह से सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है। इसके अलावा कैल्शियम का बॉडी में इंक्रीज होना न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस भी कराता है। तो हमारे पास प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज इज पैराथायरॉयड एडिनोमा और पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया increases the calcium in the body by demineralization of bone. So bone is demineralized, osteocytes fibrosa cystica, then it increase calcium in the body causing the kidney stones and acute pancreatitis, then neuropsychiatric disturbance causes the psychiatric overtones. तो I hope कि primary hyperparathyroidism is clear to you. देन आपका सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, मैंने आपको बताया था कि पैराथार्मोन का लेवल इसमें हाई होता है बिकॉज पैराथार्मोन अपनी जगह से बिल्कुल सही रिलीज़ हो रहा है, बट जो कैल्शियम के रिसेप्टर्स से किडनी में वो ख़राब है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मोर एंड मोर पैराथार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है बाय दी फीडबैक मैकेनिज्म, और जो होता है कैल्शियम जो होता है वो बॉडी में कम होता है। तो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया एंड इंक्रीज पैराथार्मोन आर द क्लासिकल फीचर ऑफ सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म।
पैराथायरॉयडिज्म। और इसमें क्या होता है, कैल्शियम की अवेलेबिलिटी नहीं होती ड्यू टू द डिफेक्टेड रीनल सिस्टम। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी विच इज़ ड्यू टू द रीनल डिजीज़ या सेकेंडरी टू द रीनल डिजीज़। तो सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म कॉजिंग द रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी विच कंडीशन इज कॉल्ड द विच इज़ ड्यू टू द क्रॉनिक रीनल फेलियर, पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देन हमारे पास आता है टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। इस कंडीशन में क्या होता है कि कैल्शियम भी इंक्रीज़ होता है और पैराथार्मोन भी इंक्रीज़ होता है, तो बिकॉज ऑफ द ऑटोनोमस हाइपरपैराथायरॉयडिज्म रिजल्ट एक्टिविटी। देन फैमिलियल हाइपोकैल्सीयूरिया, हाइपरकैल्सीमिया, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि ये एक जो है वो आपका डिफेक्टिव जीन रिसेप्टर डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि बोथ पैराथायरॉयड और बोथ किडनीज दोनों जो है वो कैल्शियम को बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं। तो हाइपरकैल्सीमिया भी होता है और हाइपोकैल्सीयूरिया हो जाता है इस कंडीशन में। इसमें भी पैराथार्मोन एक्सेस में होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिसमें मैंने तकरीबन हर एक चीज़ को सही से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। MCQs मैंने सारे टॉपिक्स के साथ साथ बताए हैं, अब आपको बस MCQs के ऊपर फोकस करके इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है।